हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में। और धन निष्कासन का अर्थ होता है उस धन से, यहाँ अर्थ है कि जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था परंतु इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उसे ही धन निष्कासन कहा गया। धन निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम तथा वस्तुओं के व्यापार के रूप में अधिक होता था। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही भारतीय धन का निष्कासन होने लगा, यानी ब्रिटिश सरकार ने भारतीय धन का अधिक से अधिक निष्कासन किया। धन निष्कासन के प्रकार की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने धन निष्कासन के दो प्रकार बताए हैं। प्रथम, जो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैंड भेजा जाता था, और दूसरा उन यूरोप वासियों द्वारा जो भारत के धन को बाहर भेजते थे, जो ब्रिटिश शासन तंत्र के अधिकारी नहीं होते थे। एक तो अधिकारी वर्ग के द्वारा और दूसरे यूरोप वासियों के द्वारा। इस प्रकार दो प्रकार से धन निष्कासन भारत से होता था। और नौरोजी ने धन निष्कासन को एविल ऑफ एविल्स कहा है। और इस प्रकार बात करें धन निष्कासन के कारणों की, तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के 6 कारण बताए हैं, जो धन निष्कासन के सिद्धांत के कारण बने थे। पहला, भारत में विदेशी नियम और प्रशासन। दूसरा कारण ये था कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक धन और श्रम विदेशियों द्वारा भारत लाया गया था, लेकिन तब भारत ने विदेशियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो विदेशी थे वह भारत में अपनी पूंजी का निवेश कर रहे थे और उस निवेश से अपने लाभ को वापस कमा रहे थे। तो प्रारंभ में भारतीयों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और यही कारण था कि धन का निष्कासन होने लगा। भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्चे का भुगतान किया गया था, और इस प्रकार भारत अंदर और बाहर दोनों क्षेत्रों के निर्माण का भार उठा रहा था। भारत द्वारा देश के मुक्त व्यापार को खोलने में अधिक लाभ हुआ। और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रमुख धन लगाने वाले विदेशी थे। वे भारत से जो भी पैसा कमाते थे वह भारत में कभी भी कुछ भी नहीं खरीदने के लिए निवेश नहीं करते थे। फिर उन्होंने भारत को उस पैसे के साथ छोड़ दिया था। जब ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का अंत हुआ तो उसी के साथ इन्होंने भारत का तब तक ज़्यादा से ज़्यादा धन का निष्कासन कर लिया था। और धन निष्कासन की मात्रा की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने धन निष्कासन की मात्रा अलग अलग बताई है। तो सबसे पहले 1828 में मार्टिन मॉन्टगोमरी के अनुसार भारतीय धन का निष्कासन 30,000 मिलियन पाउंड प्रति वर्ग की दर से होता था। और 1834 से लेके 1924 तक CN वकील के अनुसार बताया गया है कि भारत से निष्कासित होने वाली राशि 394 मिलियन पाउंड से लेकर 551 मिलियन पाउंड थी। और दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1883 से लेकर 1892 ईस्वी के मध्य इन 10 वर्षों में लगभग 394 मिलियन पाउंड की राशि निष्कासित की गई। और इस प्रकार दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अपने शासन की कीमत पर भारत की संपदा को छीन रहा है। भारत में वसूल किए गए राजस्व का 1/4 भाग देश के बाहर चला जाता है, और इस प्रकार भारत गरीबी की गर्त में डूबता जा रहा है। RC दत्त के अनुसार, या जिनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त के अनुसार, इन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निष्कासन के बारे में विस्तार से व्याख्या की है। और इस प्रकार बात करें धन निष्कासन का स्वरूप किस प्रकार रहा था, तो धन निष्कासन के अलग अलग स्वरूप थे, जिसमें सार्वजनिक ऋण, कंपनी शासन की समाप्ति के बाद कंपनी द्वारा लिया गया ऋण भारत सरकार पर डाल दिया गया। और इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के पूंजीपतियों ने भारत निर्माण के लिए अपनी पूंजी का निवेश भारत में किया।
उस विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज तथा उस पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाला लाभांश दोनों ही भारत से निष्कासित किए जाते थे। जैसे एग्जाम्पल बताएं तो भारत में ब्रिटिश सरकार भारतीय रेलवे के विकास में पूंजी निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को उनके कुल पूंजी के 5% का ब्याज का गारंटी देती थी, जबकि ये लाभांश दर ब्रिटेन में केवल 2% थी। तो इस प्रकार भारतीय धन का दोनों ही रूपों में ज़्यादा से ज़्यादा निष्कासन हुआ। होम चार्जेस की बात करें तो होम चार्जेस के माध्यम से भी भारतीय धन का निष्कासन होता था, यानी अंग्रेज सैनिक और असैनिक अधिकारियों की वेतन, पेंशन और भत्तों के रूप में धन इंग्लैंड भेजा जाता था। तो अलग अलग रूपों में था ये धन भी, जैसे चीन तथा एबिसिनिया युद्धों का खर्चा, इंग्लैंड में भारतीय सेना के प्रशिक्षण का खर्चा, सैनिकों के दमन में लगने वाली राशि, और सभी भारतीय राजकोष से लिए जाते थे। और इस प्रकार 1933 और 34 में होम चार्जेज की राशि 275 लाख पौंड बताई गई है विद्वानों के अनुसार। बात करें कृषि का वाणिज्यीकरण तो इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारत में चाय, नील, कॉफ़ी आदि का उत्पादन शुरू कर दिया। इससे मिलने वाला लाभांश ब्रिटिश सरकार को भेजा जाता था, जिससे यहाँ के जो किसान थे वह गरीब और भी गरीब हो गए। और अंग्रेजी कंपनी की लूट तो थी ही। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, भारतीय धन से भारतीय वस्तुएं खरीदना व उसका निर्यात करना। सभी प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने लूट की नीति अपना रखी थी। मुद्रा विनिमय की बात करें तो 1835 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई मुद्रा प्रचलित की थी और इस नई मुद्रा के लिए एक सुरक्षित कोष का निर्माण किया और इस कोष की राशि इंग्लैंड में 8 से 12% ब्याज की दर से जमा कराई गई और इस प्रकार इस राशि का इंग्लैंड की सरकार ने अपने हितों के लिए खुलकर दुरुपयोग किया। खनिज और वन संपत्ति की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने कोयले पर, लोहे की खदानों पर अपनी पूंजी का निवेश किया और इससे प्राप्त होने वाला लाभ इंग्लैंड सरकार को भेज दिया। इस प्रकार कंपनी ने लंदन में स्थित ऑफिस व उससे संबंधित कर्मचारियों के ऊपर होने वाला व्यय भी भारत सरकार के राजकोष से वसूल किया। और व्यापार, ब्रिटिश सरकार भारत के व्यापार पर नियंत्रण करके अतुल्य धनराशि इंग्लैंड भेज रही थी। जैसे बंगाल प्रांत में प्राप्त होने वाले राजस्व एवं व्यय के विवरण के अनुसार कंपनी ने प्रथम 6 वर्षों में कंपनी ने बंगाल से लगभग इतनी राशि वसूल की और जिनसे कुछ राशि खर्च कर दी तथा कुछ राशि से सामान खरीद कर इंग्लैंड भेज दिया तथा भारत की इसमें कोई भागीदारी नहीं थी। यह राशि लगभग 1,30,66,991 के आसपास बताई गई है। तो इस प्रकार हमने बात की धन निष्कासन के स्वरूप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत की स्थिति क्या हुई। तब तक के लिए धन्यवाद।